Hello students, today we will discuss analysis of portal frame with inclined column. अभी तक लास्ट क्लासेस में जितना भी आपने बात करी है पोर्टल फ्रेम्स की, उन सब में कॉलम्स कैसे थे, स्ट्रेट थे। अब मैं बात करूंगा कि अगर आपके पास इंक्लाइंड कॉलम आ गया है या फिर फ्रेम में कोई कॉलम्स क्या है, इंक्लाइंड है, एक कॉलम इंक्लाइंड है या फिर दोनों कॉलम इंक्लाइंड है, तो कैसे उसका एनालिसिस करूंगा। ये जो लेक्चर है ये दो पार्ट में कवर होगा, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है पार्ट वन है ये पार्ट टू आपका नेक्स्ट लेक्चर पे रिलीज होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पोर्टल फ्रेम विद इंक्लाइंड मेंबर्स में कहाँ चेंजेस आने वाले हैं। तो ये लिखा हुआ है, द कॉलम्स आर इंक्लाइंड टू द वर्टिकल, द कॉलम हेड विल मूव ड्यू टू साइड sway in a direction perpendicular to the center line of column, thereby giving a motion of rotation to the beam BC in addition to the motion of translation। मतलब जब भी आपका कॉलम कैसा है, इंक्लाइंड है, तो इस केस में जो बीम है, बीम भी रोटेट होगी। इस केस में क्या होने वाला है, बीम भी रोटेट होगी, बीम में भी रोटेशन आएगा। तो ड्यू टू दिस रोटेशन यहाँ पर भी स्वे मोमेंट जनरेट होंगे बीम में। इससे पहले जितने भी बात करी आपने, बीम में रोटेशन आप जीरो लेते थे, इसलिए बीम का मोमेंट भी कितना आता था, जीरो आता था। रेशियो ऑफ स्वे मोमेंट जब निकालता था तो वहाँ वो जीरो आता था। बट इस केस में क्या होने वाला है, क्या आपकी बीम भी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो ड्यू टू दिस रोटेशन द बीम BC will also have some sway moments at joint B and C। तो वो कैसे आने वाला अपन इसमें आगे बात करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी प्रैक्टिकल या डेली लाइफ में इंक्लाइन कॉलम्स के। ये एक पिक्चर है जो शो, दो पिक्चर अलग अलग जो अलग अलग शो कर रही है इंक्लाइन कॉलम से। इसमें ये जो इंक्लाइन कॉलम है, इसमें ये इंक्लाइन कॉलम है। तो डेली यूज में भी, सॉरी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपकी क्या रहते हैं, इंक्लाइन कॉलम्स का यूज है। ऐसा नहीं है कि अपन थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं खाली, तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंक्लाइन कॉलम्स आप प्रोवाइड करते हैं फ्रेम्स में। अब सबसे पहली बात आती है रेशियो ऑफ स्वे मोमेंट्स की, क्योंकि अभी तक आपने जब भी बात करा रेशियो ऑफ स्वे मोमेंट्स की, तो इसके लिए तीन कंडीशन अराइज होती हैं। सबसे पहली कंडीशन रहती थी बोथ एंड हिंज की, फिर कंडीशन आती थी बोथ एंड फिक्स की, फिर आती थी वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज। तो इसमें जब भी आपने बात करी तो कॉलम्स हेड पे रेशियोज निकाले थे, कॉलम्स हेड पे रेशियोज कैलकुलेट करे थे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने अभी बात करी कि अब बीम BC विल ऑल्सो रोटेट। तो इसका मतलब क्या है कि BC बीम पे भी स्वे मूवमेंट जनरेट होंगे। रेशियो ऑफ स्वे मूवमेंट्स मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में आगे जाके तो मोमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बट जब स्वे मोमेंट्स की बात करता हूँ तो वहां में जीरो रहता था। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं बात करूंगा कि अगर कोई मेरा फ्रेम है जिनके दोनों एंड क्या है, हिंज है। एक ABCD फ्रेम था, इसके दोनों एंड एज क्या है, हिंज है। और BC मेंबर जो है उसकी लेंथ L है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ऐसे ही AB मेंबर जो है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और लेंथ L1 है। CD का L2 और I2 है। और थीटा 1 से AB कॉलम इंक्लाइंड है और CD कॉलम थीटा 2 से है। ये एक S स्वे फोर्स लग रहा था, क्या लग रहा था, एक S स्वे फोर्स लग रहा था। तो इस तरह कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका फ्रेम, आपका फ्रेम क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं कि रेशियो ऑफ स्वे मोमेंट्स में भी यहाँ पर तीन कंडीशन अराइज होंगी। पहली कंडीशन रहेगी बोथ एंड्स आर हिंज, फिर होगी बोथ एंड्स आर फिक्स, और फिर वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज हिंज। तो अपन तो सबसे पहले, हम यहाँ सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं कि बोथ एंड्स आर हिंज। तो ये दोनों एंड्स क्या हैं आपके यहाँ पर, हिंज है। एक ये हिंज है और दिस इज ऑल्सो हिंज। तो जब आपका एस स्वे फोर्स लग रहा था, इस तरह से आपका स्वे हो जाएगा आपका फ्रेम। ये जो बी पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा, जिसको मैंने B1 नाम दे दिया, और ये सी जो है वो C1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जिसको मैंने ये C1 नाम दे दिया। अब ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ये इस तरह से हुआ है कि जो BB1 है, जो BB1 है, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू AB है। BB1 क्या है, परपेंडिकुलर टू AB। ऐसे ही जो CC1 होगा आपका, ये जो CC1 है, इट इज परपेंडिकुलर टू CD। ये कॉलम की जो सेंट्रल लाइन है इसके परपेंडिकुलर रहेगा।
अब मैंने B1 से एक BC लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, B1 से BC लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ऐसे ही इस BC को मैंने एक्सटेंड करा और C1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया BC पे। इसको मैंने B डैश नाम दे दिया और इसको C डैश नाम दे दिया। तो यहाँ दो ट्रायंगल मिल गए आपको, एक BB डैश B1, एक CC1 C डैश। ये दो ट्रायंगल मिल गए, एक BB डैश B1, एक CC1 C डैश। अब अगर मैं बात करूं कि ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा। ये थीटा वन है तो ये भी थीटा वन है। कैसे हो गया, ये थीटा वन है तो ये थीटा वन होगा, और ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा वन, ये वाला एंगल ये 90 है, 90 माइनस थीटा वन हो गया। और ये 90 था इसका, तो ये कितना होगा, थीटा वन होगा। एक बार वो बता देता हूँ, ये थीटा वन है तो दिस इज ऑल्सो थीटा वन, और ये 90 है, अभी बोला मैंने ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा वन होगा, क्योंकि 180 में से मैं 90 और थीटा वन माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल मिल जाएगा मेरे को। तो ये 90 माइनस थीटा वन और ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा वन, क्योंकि इसका समीशन 180 होना चाहिए। तो ये थीटा वन हो गया, तो ये थीटा वन हो गया। सिमिलरली अगर ये थीटा टू है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा टू मिल गया आपको। ये भी देख लेता हूँ, ये थीटा टू है तो ये क्या था, 90 था। अब ये भी थीटा टू होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 90 माइनस थीटा टू। ये टोटल 90 था और ये थीटा टू, तो ये 90 माइनस थीटा टू, और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा टू। तो ये थीटा टू आ गया, ये थीटा टू आ गया, ये थीटा वन है तो ये भी थीटा वन है। अब ये कंडीशन कौन सी थी, बोथ एंड्स आर हिंज, बोथ एंड्स कैसे हैं, हिंज। तो लेट बी बी वन इज इक्वल टू डेल वन, ये जो बी बी वन है इसको मैंने क्या ले लिया, डेल वन, क्योंकि इतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से। ऐसे ही सी सी वन कितना हो जाएगा, डेल टू, ये सी सी वन क्या हो जाएगा, डेल टू। अब अगर चेंज नहीं हो रहा बीम बीसी में, है ना, लेंथ चेंज नहीं होगी बीसी की, ये जो बीसी की लेंथ है वही बीसी की लेंथ यहाँ रहेगी आफ्टर डिस्टॉर्शन। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो बीबी डैश है वो किसके इक्वल होगा, सी सी डैश के। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ इसको, तो ये बीबी डैश किसके इक्वल होगा, सी सी डैश के। तो बीबी डैश इज इक्वल टू सी सी डैश। इसको मैंने सॉरी, इसको मैंने एक इक्वेशन मान ली, पहली इक्वेशन, कि जो अगर आपका चेंज इन द लेंथ ऑफ बीम बीसी नहीं है तो जो बीबी डैश होगा वो किसके इक्वल, सॉरी किसके इक्वल होगा, सी सी डैश के इक्वल होगा। आप हमेशा ही करते थे, जब भी सोए लेते थे वो इक्वल होता था, हॉरिजॉन्टल सोए क्या होता था, इक्वल होता था। तो ऐसे यहाँ पर भी ये जो बीबी डैश है किसके इक्वल होगा, सी सी डैश के इक्वल होगा। अब लेट डेल इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी आफ्टर डिस्टॉर्शन। डेल क्या है कि डिस्टॉर्शन के बाद जो बी की पोजीशन है यहाँ पर, वो जो डिस्टॉर्शन के बाद सी की पोजीशन है यहाँ पर, मतलब सी वन, तो बी वन और सी वन का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या ले लिया इसने, डेल। इसने क्या अज्यूम कर लिया कि बी वन और सी वन के बीच का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ मैं हॉरिजॉन्टल, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या कहलाएगा, बी सॉरी डेल, क्या कहलाएगा, डेल। तो डेल कितना हो जाएगा भाई, बी वन बी डैश, बी वन बी डैश प्लस सी वन सी डैश, बी वन बी डैश, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तक गई और इसको ये प्लस कर दिया तो सी वन सी डैश। इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया, मैंने इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे दिया। अब अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूँ, है ना, क्या इन ट्राइंगल बी बी वन बी डैश, बी बी वन बी डैश एंड सी सी वन सी डैश, तो जो साइन थीटा वन होगा, अगर मैंने साइन थीटा लगा दिया मैंने, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होने वाला है आपका, बी बी डैश अपॉन बी बी वन, है ना, बी बी डैश अपॉन बी बी वन। ऐसे ही साइन थीटा क्यों होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना, सी सी डैश अपॉन सी सी वन, या इसका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो सी सी डैश अपॉन सी सी वन।
अब आपको पता है कि जो BB1 है, अभी आपने इसको BB1 को डेल वन दिया था और CC1 को क्या दिया था, डेल टू। तो यहाँ BB1 की जगह डेल वन और CC1 की जगह डेल टू। तो यहाँ से BB डैश की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, BB डैश की वैल्यू डेल वन साइन थीटा वन। इसको डेल वन को यहाँ ले गया तो डेल वन साइन थीटा वन। सिमिलरली ये क्या होगा, CC डैश डेल टू साइन थीटा टू, डेल टू साइन थीटा टू। अब ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दूंगा मैं। इक्वेशन नंबर वन क्या थी कि जो BB डैश है वो किसके इक्वल होगा, CC डैश के इक्वल होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। डेल वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू डेल टू साइन थीटा टू। अब अगेन अभी आपकी एक इक्वेशन आ गई क्या, डेल वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू डेल टू साइन थीटा टू। अब अगेन इन ट्राइंगल BB1 वही BB1 B डैश एंड C1 C डैश क्या होगा, cos थीटा वन क्या होने वाला है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपका, ये बी डैश बी वन अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना होगा BB1, हाइपोटेनियस कितना होगा BB1, तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पर। ऐसी cos थीटा टू कितना होने वाला है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है ये C1 C डैश, तो C1 C डैश अपॉन CC1। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस BB1 की और CC1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, BB1 की डेल वन और CC1 की डेल टू। तो ये पुट कर दी, BB1 की जगह डेल वन, CC1 की जगह डेल टू। अब डेल वन इधर ले आया मैं, तो क्या मिल जाएगा, B1 B डैश कितना आ जाएगा, डेल वन कॉस थीटा वन। ऐसे ही C1 C डैश की वैल्यू निकाल ली मैंने, डेल टू कॉस थीटा टू। और अभी आपने बात करी थी कि डेल कितना होगा, इक्वेशन नंबर टू थी आपकी, डेल कितना था, B डैश B1 प्लस C डैश C1। तो ये पुट कर दी मैंने वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में। तो मेरे को मिल गया डेल इज इक्वल टू डेल वन कॉस थीटा वन प्लस डेल टू कॉस थीटा टू। ये मेरी इक्वेशन आ गई कि डेल इज इक्वल टू डेल वन कॉस थीटा वन प्लस डेल टू कॉस थीटा टू। तो ये दो इक्वेशन जो है आपकी, एक डेल वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू डेल टू साइन थीटा टू और दूसरी आपकी डेल वन कॉस थीटा वन प्लस डेल टू कॉस थीटा टू इज इक्वल टू डेल। ये जो इक्वेशन होगी ये सारे केसेस के लिए वैलिड रहेगी। सारे केसेस मतलब जब मेरे बोथ एंड फिक्स है जब भी ये वैलिड रहेगी, जब मेरे बोथ एंड हिंज है जब भी ये वैलिड रहेगी, जब वन एंड इज फिक्स्ड है एंड अदर एंड इज हिंज है तब भी वैलिड रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री तो ऐसी बनने वाली है। ज्योमेट्री तो ऐसी बनेगी बस यहाँ पर स्लोप चेंज होता रहेगा, कभी यहाँ स्लोप जीरो होगा और कभी स्लोप आएगा, हिंज के केस में स्लोप आ जाएगा, फिक्स के केस में स्लोप नहीं होगा। तो ये वाली इक्वेशन जो रहेंगी, दोनों इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेंगी, भले ही आपकी कौन सी भी एंड कंडीशंस हो यहाँ पर। अब मैं क्या निकालता हूँ, मोमेंट निकालता हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, मोमेंट। सबसे पहले मैं MBA कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, MBA। MAB तो जीरो होने वाला है क्योंकि हिंज है, MAB भी जीरो हो जाएगा और MDC भी जीरो हो जाएगा। MAB is also equal to zero and MDC is also equal to zero। तो MBA is equal to क्या होगा, फार एंड कैसा है इसका, हिंज है। तो जब हिंज होता है तो कितना मोमेंट जनरेट होता है, 3I del/L²। 3I del/L²। तो यहाँ का L1I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लेंथ कितनी, L1I1। तो L1I1 और यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, ये डेल वन था, ये डेल वन है, तो इसलिए डेल वन अपॉन एल वन स्क्वायर हो गया। अब मैं किसकी बात करूंगा, MCD की। अगेन ये फार एंड कैसा है, हिंज। यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, लेंथ कितनी L2 और ये जो डिस्प्लेसमेंट था ये कितना है, डेल टू। तो 3I2 डेल टू अपॉन L2 स्क्वायर, MCD इज इक्वल टू 3I2 डेल टू अपॉन L2 स्क्वायर। नाउ किसकी बात करूंगा मैं, BC की। ये BC पे भी क्या आ रहे थे, मोमेंट्स आ रहे थे। जब भी आप वर्टिकल कॉलम की बात करते हैं तो ये मोमेंट्स नहीं लेता मैं, क्योंकि यहाँ रोटेशन नहीं मिलता मेरे को BC पे, बट यहाँ रोटेशन मिल रहा है। तो MBC कितना होगा, MBC इज इक्वल टू कितना, MCB। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही MBA इज इक्वल टू भी, MBA इज इक्वल टू MAB होता, बट MAB जीरो हो गया। ऐसे यहाँ पे भी MDC जीरो हो गया, बट यहाँ MBC कितना होगा, MCB के बराबर। और ये कितना हो रहा है, 6Z/L², क्योंकि फार एंड कैसा है, रिजिड है। फार एंड कैसा है, रिजिड है। जब भी रिजिड होता है तो
6 EI डेल बाय एल स्क्वायर होता है रिजिड या फिक्स के लिए। 6 EI डेल बाय एल स्क्वायर। डेल क्या है आपका? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मतलब बी के रिस्पेक्ट में सी इतना डिफ्लेक्ट हुआ है, डेल डिफ्लेक्ट हुआ है। तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल है, इसलिए यहाँ पर डेल लिया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई था, लेंथ एल थी, तो ये आ गया आपका 6 EI डेल बाय एल स्क्वायर। अब मैं अगर रेशियो लेना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, रेशियो लेना चाहूँ एम बी सी, पहले मैं बीम का मोमेंट ले रहा हूँ, फिर कॉलम का, फिर ये वाले कॉलम का, सी डी कॉलम का। तो एम बी सी इज इक्वल, एम बी सी इज टू एम बी इज टू एम सी डी। तो 6 EI डेल बाय एल स्क्वायर इज टू 3 EI 1 डेल वन अपॉन एल स्क्वायर इज टू 3 EI 2 डेल टू अपॉन एल टू स्क्वायर। कुछ नहीं करा, ये वैल्यूज पुट कर दी मैंने। आप चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, मैं अभी कैंसिल नहीं कर रहा, ऐसे ही लेके चल रहा हूँ। तो अब आपके दोनों एंड्स अगर क्या है, फिक्स हैं, इफ बोथ एंड्स आर फिक्स, तो ये सेम डायग्राम बनेगा, बस यहाँ पर क्या होगा, ये स्लोप जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिक्स एंड पे स्लोप नहीं आता। तो मैंने बात करी थी कि ये कंडीशन तो सेम रहेगी, डेल वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू डेल टू साइन थीटा टू। और डेल कितना होगा, डेल वन कॉस थीटा वन प्लस डेल टू कॉस थीटा टू। ये आप याद कर लेना ये इक्वेशन, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में लगेगी आगे। ये इक्वेशन हमेशा लगेगी, कौन सा भी अनकंडीशन हो। अब यहाँ पर ये एंड फिक्स है, तो एम ए भी कितना हो जाएगा, एम बी ए के बराबर। एम ए भी कितना होगा, एम बी ए के बराबर। दिस विल बी इक्वल टू 6 EI 1 डेल वन अपॉन एल वन स्क्वायर। 6 EI 1 डेल वन अपॉन एल वन स्क्वायर। अगेन फॉर सी डी कॉलम के लिए क्या होगा, एम डी सी इज इक्वल टू एम सी टी। दिस विल बी इक्वल टू 6 EI 2 डेल टू अपॉन एल टू स्क्वायर। ये 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका फार एंड कैसा है, फिक्स है। फार एंड कैसा है, दोनों केस के लिए फिक्स है, तो 6 आ गया है। और आई वन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए आई वन लिया। डेल वन ये डिस्प्लेसमेंट था इसका, तो डेल वन लिया। इसका मोमेंट लेंथ एल वन है, तो ये एल वन स्क्वायर ले लिया। ऐसे ये 6 EI 2 डेल टू अपॉन एल टू स्क्वायर हो गया। अब आप बात करेंगे बीसी कॉलम की, तो बीसी कॉलम में क्या, सॉरी बीसी बीम की, तो बीसी बीम के लिए क्या होगा, एम बी सी इज इक्वल टू एम सी बी। एम बी सी इज इक्वल टू एम सी बी, तो ये कितना होगा, 6 EI डेल बाय एल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 6 EI डेल बाय एल स्क्वायर, क्योंकि फार एंड कैसा है इसका, रिजिड है। फार एंड कैसा है, रिजिड। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अभी बात कर ली थी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल है, ई आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, और एल इसकी लेंथ है। अब इसका भी रेशियो निकाल लेता हूँ मैं, रेशियो कैलकुलेट करता हूँ। रेशियो क्या होगा, एम सी बी इज टू एम सी डी इज टू एम बी ए, या फिर एम बी सी इज टू एम डी सी इंटू एम ए बी, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल हैं आपस में, तो कुछ भी लिख सकता हूँ। एम बी सी लिखूँ या एम सी बी लिखूँ, या फिर यहाँ पर एम बी ए लिखूँ या एम ए बी लिखूँ, या फिर एम सी डी लिखूँ या एम डी सी लिखूँ। तो ये वैल्यूज पुट कर दी सिंपली मैंने, तो ये रेशियोज मिल गया मेरे को। बस ये ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि बीम में आप जो मोमेंट ले रहे हैं वो कितना होगा, 6 EI डेल बाय एल स्क्वायर। यहाँ डेल आता है, यहाँ डेल वन आएगा और यहाँ डेल टू आएगा, कॉलम्स में डेल वन डेल टू आएगा और यहाँ डेल आएगा, क्योंकि यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डेल हो रहा है। अब वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज हिंज। तो अगर ए एंड क्या है आपका, फिक्स है, ये एंड क्या है आपका, फिक्स है, और डी एंड क्या है आपका, हिंज है, तो ये एस फोर्स अगर लग रहा है, क्या लग रहा है, एस फोर्स लग रहा है, तो इस तरह से बीम डिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ स्लोप जीरो है, यहाँ कुछ स्लोप है, ये वाला तो इंक्लाइंड है ना, ये एंगल थीटा वन जो है इससे इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है ये भी कॉलम। ऐसे ही ये थीटा टू है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है। ये स्लोप यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ स्लोप जीरो है और यहाँ स्लोप कुछ वैल्यू आएगी। तो ये कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई होगी। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज मत होना। डेल वन साइन थीटा वन मस्ट बी इक्वल टू डेल टू साइन थीटा टू, एंड डेल इज इक्वल टू डेल वन कॉस थीटा वन प्लस डेल टू कॉस थीटा टू। तो अब यहाँ पर वही वैल्यू निकाल लूँ, एम ए बी इज इक्वल टू एम बी कितना होगा, 6 EI 1 डेल वन अपॉन एल वन स्क्वायर, क्योंकि इस केस में ये क्या है, फिक्स है। ऐसे ही एम सी डी होगा, एम डी सी तो कितना होगा, जीरो। कितना होने वाला है एम डी सी, जीरो। तो एम सी डी कितना होगा, 3 I 2 डेल टू अपॉन एल टू स्क्वायर, क्योंकि ये एंड हिंज है, तो जब भी हिंज होता है तो यहाँ मोमेंट कितना जनरेट होता है, 3 EI डेल बाय एल स्क्वायर। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2,
लेंथ L2 और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो कितना Del2। ऐसी MBC और MCB कितना हो जाएगा 6 6 फिर आप रेशियोज ले लेंगे कि MBC इज टू MBA इज टू MCD। अब यहाँ पर जो MDC होगा वो जीरो होगा, ये ध्यान रखना कि जब भी हिंज एंड आ जाएगा तो वो एंड पे जो मोमेंट आएगा वो जीरो आएगा, तो MDC कितना हो जाएगा जीरो। तो MBC इज टू MBA इज टू MCD लिखूंगा यहाँ पे, ना कि MDC। अब जब मैंने यहाँ पर इसके रेशियोज लिए पुट करे वैल्यूज, तो ये वैल्यूज आ गई मेरी, सेम वैल्यूज ये पुट करेंगे, जो वैल्यूज यहाँ निकली वो यहाँ मैंने पुट कर दी। अब इसी जो रेशियोज ऑफ स्वे कॉलम्स है, सॉरी रेशियो ऑफ स्वे मोमेंट्स है, इसके ऊपर बेस में न्यूमेरिकल करूंगा कि इसका कैसा यूज करूं रेशियो ऑफ स्वे मोमेंट्स का। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि एनालाइज द इंक्लाइंड पोर्टल फ्रेम बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका कुछ पोर्शन अपन अभी करेंगे और कुछ पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन होता है तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी आपको। आप ये सोचें कि अब मैं सिर्फ देख के वीडियो देख के मेरे को समझ में आ गया तो आप गलत हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा खुद से। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो क्लास है भाई ऑनलाइन क्लास चल रही है। क्लास में रहते हैं तो आप कर लेते हैं, लिखते हैं तो कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। बट अभी आप घर पे देख रहे हैं तो इसमें दिक्कत ये होगी कि सिर्फ आप देखते ही हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप घर पे प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जो क्वेश्चंस करा चुका हूँ उसकी भी और जो क्वेश्चन आगे कराने वाला हूँ उसकी भी। और ये इंक्लाइन में तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपको स्पीड भी बढ़ानी है। अब ये जैसा मेरा फ्रेम है कि एनालाइज द इंक्लाइन पोर्टल फ्रेम बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ABCD एक फ्रेम था, उसके ऊपर 6 किलोमीटर पर मीटर का लोड लग रहा था, 8 किलोन्यूटन हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा था और ये 45 डिग्री इंक्लाइन था। AB कॉलम इंक्लाइन था और CD कॉलम वर्टिकल था। हो सकता है CD कॉलम भी इंक्लाइंड हो जाए, अभी आपके क्वेश्चन में वर्टिकल दे के रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो AB के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होने वाला है, जीरो, क्योंकि वो AB के ऊपर तो कुछ लोड नहीं है। तो AB के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, जीरो। ऐसे ही BC के ऊपर क्या आ रहा है, यूटीएल आ रहा है। BC के ऊपर क्या आएगा, यूटीएल। तो WL²/8 होता है इसके लिए फॉर्मूला, WL²/8। W कितना 6, L कितना 2.5 का स्क्वायर/8, ये आ गया 4.69 किलोमीटर मीटर। ना फॉर रिस्पांस CD क्या होगा, WAP/L। W कितना 8, A कितना है आपका 1 और B भी कितना 1। यहाँ ये देखने की, यहाँ ये देखेंगे अपन कि 8 किलोन्यूटन का लोड यहाँ लग रहा है और ये टोटल 2 मीटर है। इसने ये बोला नहीं है, ये स्पेसिफाई नहीं करा कि ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि वो देता नहीं है। बट अगर उसने नहीं दिया तो आप सेंटर पे लेंगे, उसने अगर नहीं दिया तो आप सेंटर पे लेंगे देंगे। अगर स्पेसिफाई करा है तो वेरी गुड, बट अगर स्पेसिफाई नहीं करा और ये क्लियर ही दिख रहा है कि सेंटर पे लग रहा होगा, तो आप 1 मीटर यहाँ ले लेंगे और 1 मीटर यहाँ ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं लेके सॉल्व कर लूंगा। अब फॉर स्पान CD के लिए WP/L, W की वैल्यू 8 है, A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू भी 1 है। तो ये आ गया आपका 4 किलोमीटर मीटर। अब मैं इसके बाद क्या स्टेप लगती है मेरी, फिक्स एंड मोमेंट्स की। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, फिक्स एंड मोमेंट्स की। तो फिक्स एंड मोमेंट के लिए MFAB और MFBA ये कितना होगा, जीरो, क्योंकि उसके ऊपर AB कॉलम के ऊपर कुछ भी लोडिंग नहीं है। AB कॉलम के ऊपर लोडिंग नहीं है तो MFAB विल बी इक्वल टू जीरो, सिमिलरली MFBA विल बी इक्वल टू जीरो। अब MFBC की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, MFBC की। तो MFBC क्या है भाई, यहाँ पर क्या यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल के लिए कितना होता है, WL²/12 माइनस WL²/12। तो माइनस कितना, -6 इंटू 2.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ये लिखा मैंने, -6 इंटू 2.5 स्क्वायर बाय
12, तो ये आ गई आपकी -3.13। अब मैं एम एफ सी भी निकालूंगा, तो एम एफ सी भी क्या होगा, ये प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 होता है इसके लिए फॉर्मूला, तो ये क्या आएगा 3.13। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 लिखा, 6 × 2.5 स्क्वायर बाय 12, ये 3.13 किलोमीटर मीटर आ गया आपका। एम एफ सी भी कितना आ गया 3.13 किलोमीटर मीटर। अब मैं बात करूंगा एम एफ सी डी की और एम एफ डी सी की, तो एम एफ सी डी कितना आएगा आपका -WAB² बाय एल स्क्वायर, पॉइंट लोड के लिए यही होता है -WAB² बाय एल स्क्वायर, तो एम एफ सी डी इज इक्वल टू -WAB² बाय एल स्क्वायर। W की वैल्यू 8, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 1, L2 हो जाएगा, तो -2 किलोमीटर मीटर मेरे को आंसर मिल गया। ना फॉर MFDC, MFDC विल बी इक्वल टू प्लस WA² B अपॉन एल स्क्वायर। W की वैल्यू पुट कर दी 8, A की वैल्यू पुट कर दी 1, नाउ B की वैल्यू 1 और L कितना 4, तो ये इज इक्वल टू 2 किलोमीटर मीटर, ये भी आ गया आपका। ये दोनों इक्वल आए क्योंकि ये दोनों इक्वल आए विद अपोजिट साइन, क्योंकि ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, जब भी सेंटर पर रखता है तो ये दोनों इक्वल आते हैं। अब मैं बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स की। किसकी बात करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सबसे पहले मैंने मैक्सिमम एंड मोमेंट कैलकुलेट करा, फिर फिक्स एंड मोमेंट कैलकुलेट करा, देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करा, फिर इसके बाद मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊंगा। जो स्टेप वर्टिकल कॉलम्स के लिए थी, मतलब पोर्टल फ्रेम विद वर्टिकल कॉलम के लिए थी, वही स्टेप इसी के लिए भी रहेगी। सॉरी। तो ये आपका ए बी सी डी एक फ्रेम था जो आपको गिवन था, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ए बी कॉलम की लेंथ लेना पड़ेगी, इस ए बी कॉलम की लेंथ लेना पड़ेगी। तो ये इंक्लाइन लेंथ कैसे निकालूंगा, ये अगर 3 मीटर है और ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 3 मीटर। ये वर्टिकल लेंथ भी कितनी होगी 3 मीटर, क्योंकि 45 डिग्री जब एंगल होता है तो जो परपेंडिकुलर होता है, जो ये परपेंडिकुलर होगा वही ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, इट मींस ये हाइट भी कितनी हो गई 3। तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या होगा, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने, ये 3² प्लस 3² उसका अंडर रूट कर दिया, तो ये 4.24 आ गई। ये जो लेंथ है कितनी आ गई 4.24 आ गई। अब इसके लिए एक टेबल बनता था मेरा, उस टेबल में क्या लिखता था, जॉइंट मेंबर, जॉइंट मेंबर स्टिफनेस, टोटल स्टिफनेस और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो जॉइंट कितने मेरे पास दो, एक तो बी है और एक सी है, ये बहुत बार कर चुका हूँ, एक बी है और एक सी है। अब बी जॉइंट पे कितने मेंबर है, एक तो ये बी ए मेंबर और बी सी मेंबर, तो वही यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बी ए मेंबर और बी सी मेंबर। अब स्टिफनेस की बात करूंगा, किसकी बात कर रहा हूँ, स्टिफनेस की। तो फार एंड अगर फिक्स होता है तो स्टिफनेस होती है 4EI/L, और फार एंड अगर इंज होता है तो 3EI/L। फिक्स और रिजिड के लिए 4EI/L। तो फार एंड यहाँ पर कैसा है फिक्स, तो 4EI/L, 4EI/L। L कितना है आपका, ए बी की लेंथ कितनी है अभी कैलकुलेट करी 4.24 मीटर। ना फॉर बी सी 4EI/L, L कितना हुआ 2.5। 4EI/L क्यों ले रहा हूँ, तो क्योंकि फार एंड कैसा आपका फिक्स है, फार एंड कैसा फिक्स है, तो वो यहाँ लिख दिया मैंने 4EI/2.5 बी सी के लिए। अब टोटल स्टिफनेस, टोटल स्टिफनेस क्या होगी, समीशन ऑफ दीज टू स्टिफनेस, या 2.543 EI। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालूंगा, स्टिफनेस अपॉन टोटल स्टिफनेस, ये लिख दिया 0.37। ऐसे जब यहाँ की बात करूंगा तो दिस स्टिफनेस अपॉन दिस स्टिफनेस, टोटल स्टिफनेस, स्टिफनेस अपॉन टोटल स्टिफनेस, तो ये आ गई आपकी 0.63। अब मैं बात करूंगा जॉइंट सी की। जॉइंट सी पे कितने मेंबर है, एक तो ये सी बी और दूसरा सी डी। ये आप बहुत बार कर चुके हैं और ये अभी तक आ जाना चाहिए आपको। तो फार एंड कैसा है आपका, रिजिड है, 4EI/L होता है, फार एंड अगर रिजिड होता है 4EI/L। L कितना है 2.5, तो 4EI/2.5। अब फार एंड कैसा है इस केस में फिक्स है, तो 4EI/L, तो 4EI बाय लेंथ कितनी है 2, 4EI/2।
अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का समेशन कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, टोटल स्टिफनेस। टोटल स्टिफनेस कितनी आ गई, 3.6 EI। टोटल स्टिफनेस कितनी आ गई, 3.6 EI। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, स्टिफनेस अपॉन टोटल स्टिफनेस। स्टिफनेस अपॉन टोटल स्टिफनेस, तो यहाँ लिख दी मैंने 0.44 आ गई है। ऐसे ही 4EI/2 डिवाइड बाई 3.6, तो ये आ गया 0.56। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आ गए इसके। ये अभी तक आप इसमें मास्टर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बार कैलकुलेट कर दिए हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी, तो ये जो आपका फ्रेम था, ये जो आपका फ्रेम था, इस फ्रेम का ये ए बी कॉलम को क्या कर दूंगा, मैं स्ट्रेट कर दूंगा, और सी डी कॉलम को भी, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेम बनाता था मैं। सॉरी, ये फ्रेम है ए बी सी डी, ये आपका बी सी था, और ये सी डी आ गया कॉलम, और आपका ए बी आ गया। अब यहाँ आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख देते हैं जॉइंट्स पे। जॉइंट्स पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स लिख देंगे। ये 0.37, 0.63, 0.44 सी बी के लिए, और सी डी के लिए 0.56। अब मैं बात करूंगा किसकी, फिक्स एंड मोमेंट्स की। तो फिक्स एंड मोमेंट्स एम एफ ए बी और एम एफ बी ए तो जीरो है मेरे। एम एफ बी सी की जो वैल्यू आई है -3.13, और एम एफ बी सी की जो वैल्यू आई है 3.13। ऐसे ही जो एम एफ सी डी है वो -2, और एम एफ डी सी +2। एम एफ डी सी कितना, +2। अब आप किसकी बात करेंगे, ये फिक्स एंड मोमेंट्स मैंने पीछे से देख के लिख ली, जब फिक्स एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करे ना, वहां से देख के मैंने ये लिख ली है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। बैलेंस कहाँ होता है, जॉइंट पे। बैलेंस कहाँ होता है, जॉइंट पे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बैलेंस करा, तो बैलेंस यहाँ होगा नहीं क्योंकि ये जॉइंट नहीं है, तो ये डैश लिख दिया मैंने। अब यहाँ बैलेंस करूंगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पर बैलेंस, तो इन दोनों का सबमिशन करूंगा, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा। सबमिशन ऑफ दीज टू मोमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 0.37, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इंटू समीशन ऑफ मोमेंट इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मतलब समीशन ऑफ मोमेंट इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और जो आंसर आएगा वो साइन चेंज करके लिख दूंगा मैं। तो यहाँ यही कर रहा हूँ मैं, कि 0 - 3.13 -3.13 हो जाएगा इंटू 0.37, और जो आंसर आया साइन चेंज करके यहाँ लिख दिया 1.16। ऐसे ही 0 - 3.13 इंटू 0.63, जो आंसर आया साइन चेंज करके यहाँ लिख दिया, पॉजिटिव में आ गया है 1.97। सिमिलरली यहाँ पर देख लिया कि समीशन ऑफ दीज टू मल्टीप्लाई बाय दिस, जो आंसर आएगा साइन चेंज करके यहाँ लिख दूंगा 3.13 -2 इंटू 0.44, तो -0.5। ऐसे 3.13 -2, जो आंसर आया इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने -0.63। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बैलेंस होगा ही नहीं, तो ये जॉइंट नहीं है। अब कैरी करूंगा, क्या करूंगा, कैरी। तो कैरी के लिए दिस मोमेंट विल बी ट्रांसफर टू दिस एंड, half of this moment will be transferred to this end with same sign। तो 1.16 का हाफ यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसकी कितना आ गया 0.58। ऐसे यहाँ तो डैश है ये वाली वैल्यू, ये कितनी डैश, तो यहाँ ट्रांसफर होगी नहीं, तो यहाँ डैश लिख दिया मैंने। फिर अब 1.97 का हाफ यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये आ गया 0.99। अगेन ये -0.5 का हाफ यहाँ ट्रांसफर होगा विद सेम साइन -0.25। फिर -0.63 का यहाँ ट्रांसफर होगा -0.32। फिर डैश का यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ नहीं होता डैश का ट्रांसफर, तो डैश ही आएगा। फिर बैलेंस की बात करूंगा, किसकी बात करी, बैलेंस की। तो बैलेंस में क्या होने वाला है, ये टेबल आपको आ जाना चाहिए फिर से, क्योंकि ये टेबल आप बहुत बार बना चुके हैं। सेमेस्टर फोर्थ भी बनाई, सेमेस्टर फिफ्थ में भी इसके ऊपर अपन ने 4 रीमेकर कर चुके हैं। तो अब बैलेंस की बात करी, तो बैलेंस यहाँ होगा नहीं, बैलेंस का होगा यहाँ पर सबमिशन ऑफ दीज टू मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख दूंगा। तो 0 - 0.25 इंटू 0.37 यहाँ लिख दिया मैंने। अगेन इन दोनों का सबमिशन, इससे मल्टीप्लाई, जो आंसर आया है यहाँ लिख दिया मैंने 0.16।
अगेन सबमिशन ऑफ दीज टू मल्टीप्लाई बाय 0.44, यहाँ लिख दिया माइनस 0.43। ऐसी सबमिशन ऑफ दीज टू मल्टीप्लाई बाय 0.56 माइनस साइन चेंज करके यहाँ लिख दिया माइनस 0.56। यह आ गया आपका डैश। अब आप किसकी बात करेंगे अगेन बैलेंस की। किसकी बात करेंगे कैरी, सॉरी कैरी की। बैलेंस कर लिया, आप किसकी बात करूंगा कैरी की। तो दिस हाफ मोमेंट है ना, हाफ ऑफ दिस मोमेंट विल बी ट्रांसफर टू दिस एंड। ये कितना आ गया 0.05, यहाँ तो डैश आ जाएगा, उसका हाफ यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 0.08 और 0.43 का माइनस 0.43 का माइनस 0.22 माइनस 0.56 का डी एंड पे ट्रांसफर होगा माइनस 0.28 और इसका जो हाफ आएगा डैश का हाफ तो कुछ आएगा नहीं, तो डैश ही आ जाएगा। फिर बैलेंस की बात करेंगे, बैलेंस की बात करूँगा तो बैलेंस हमेशा कहाँ होता है जॉइंट्स पे, तो ए पे तो बैलेंस होगा नहीं, कहाँ होगा बी पे। तो माइनस 0.22 को 0.37 से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करके लिख दिया 0.08। अगेन जब यहाँ की बात करी मैंने तो ये 0.22 को मल्टीप्लाई कर दी मैंने 0.63 से 0.14। फिर सबमिशन ऑफ दीज टू मल्टीप्लाई बाय 0.4 साइन चेंज करके लिख दिया माइनस 0.04। ये माइनस 0.04 यहाँ पर भी यही आ गया और ये डैश आ गया। अब फिर से क्या करूँगा कैरी। कब तक साइकिल रिपीट करता हूँ मैं, जब तक 0.0 में आंसर नहीं आ जाए और बैलेंस पे छोड़ता हूँ। तो 0.08 का यहाँ ट्रांसफर कर दिया मैंने 0.04 हो गया, यहाँ का डैश का डैश आ गया। फिर 0.14 का यहाँ ट्रांसफर करा मैंने 0.07 माइनस 0.04 विल बी ट्रांसफर टू दिस एंड माइनस 0.02 माइनस 0.04 का यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 0.02 और डैश का यहाँ आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा बैलेंस की। किसकी बात करूंगा बैलेंस की। तो बैलेंस यहाँ तो होगा नहीं, बैलेंस क्या होने वाला है जॉइंट्स में, तो ये तो जॉइंट है नहीं, तो यहाँ डैश आ जाएगा। अब यहाँ बैलेंस कर रहा हूँ मैं, तो समेशन ऑफ दीज टू मोमेंट्स, ये 0 है माइनस 0.02 है, इंटू 0.37 करूंगा यहाँ आ जाएगा 0.01। ऐसे ही समेशन ऑफ दीज टू मल्टीप्लाई बाय 0.63, ये आ गया 0.01, साइन चेंज करके लिख दिया। ऐसे ही 0.07 प्लस 0 इंटू 0.44 साइन चेंज करके यहाँ लिख दिया मैंने माइनस 0.03। ऐसी समेशन ऑफ दीज टू इंटू 0.56 साइन चेंज करके यहाँ लिख दिया मैंने माइनस 0.04 और यहाँ तो कुछ नहीं आएगा डैश। तो ये सारे जो आंसर्स हैं बैलेंस इस बार जो भी आए 0.0 में आंसर्स आए। कैसे आए 0.0 में आंसर्स आए। तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर खत्म कर देता हूँ साइकिल, अब आगे नहीं करूंगा कैरी बैलेंस क्योंकि जो आंसर्स आए 0.0 में आ गए। अब मैं क्या करूंगा फाइनल मोमेंट्स कैलकुलेट करूंगा। क्या करूंगा फाइनल मोमेंट्स कैलकुलेट करूंगा। तो फाइनल मोमेंट्स क्या होंगे समीशन ऑफ दीज मोमेंट्स। ये कितना है 0.58, ये कितना है 0.05 और ये कितना है 0.04। इन सब का सबमिशन कर दूंगा तो ये आ गया आपका 0.67। ये ए पे मोमेंट आ गया। अब यहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा 0 प्लस 1.16 प्लस 0.09 प्लस 0.08 प्लस 0.01, ये आ गया आपका 1.34। अब आगे बात करूंगा इसकी, तो इन सब का समीशन कर देता हूँ मैं माइनस 3.13 से लेकर 0.07 तक के लिए कितना माइनस 1.34। फिर अब इसकी बात करूंगा तो 3.13 माइनस 0.5 0.99 माइनस 0.43 प्लस 0.08 माइनस 0.04 प्लस 0.07 एंड माइनस 0.03। इन सब का समीशन करा तो मेरे को मिल गया 3.27। कितना मिल गया 3.27। सिमिलरली इसका कैलकुलेट कर लूंगा कैसे -2 -0.63 -0.56 -0.04 -0.04, ये आ गया आपका -3.27। सिमिलरली इसका कैलकुलेट करा 2 -0.32 -0.28 और -0.02, तो ये आ गया 1.38। तो अभी तक आपने क्या कर लिया इसमें, आपको एक इंक्लाइन पोर्टल फ्रेम मिला था
जिस पर कुछ लोडिंग लगी थी, एक यूडीएल लगा था और एक पॉइंट लोड लगा था। तो सबसे पहले आपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करा, कुछ नया नहीं करा, आप पहले भी यही करते थे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते थे, देन फिक्स्ड मोमेंट कैलकुलेट करते थे, देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करते थे और देन फाइनली मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे। उसके बाद आप क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस कैलकुलेट करने के बाद स्वे फोर्स निकालते हैं। तो इसके आगे का क्वेश्चन आप नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये आपको पता चल गया होगा क्या, क्योंकि क्या है, लेंदी क्वेश्चन है, आपको पता चल गया होगा ये लेंदी क्वेश्चन है, तो इसके लिए प्रैक्टिस और ज़्यादा लगेगी। अगर आप वर्टिकल कॉलम का क्वेश्चन 4 बार करके देखेंगे तो इसका क्वेश्चन आपको 6 बार करके देखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के दिक्कत आएगी। बहुत यूजफुल मेथड होती है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, आगे भी बहुत काम आती है और एग्जाम्स निकालने के लिए तो पढ़नी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।